हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलास्टिसिटी यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टूवर्ड्स चेंजिंग फैक्टर्स, यानी प्राइस के बदलने से डिमांड पर पड़ने वाला असर या इनकम के बदलने से डिमांड पर पड़ने वाला असर। इलास्टिसिटी डिमांड जो होता है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारे फैक्टर्स से, और इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। आज के आंसर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग चीज़ों को निर्धारित करने के लिए। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को, वर्कर्स को और गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उन्हें डिसीजंस लेने में मदद करता है, उन्हें पॉलिसीज़ फ्रेम करने में मदद करता है और उन्हें अपनी आगे की रणनीति निर्धारित करने में भी मदद करता है। लॉर्ड J.M. केन्स ने कहा था कि अल्फ्रेड मार्शल के बहुत सारे लॉज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसीलिए लॉर्ड केन्स कंसिडर्ड दिस कॉन्सेप्ट टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। Significance of the concept becomes clear from the following applications। तो चलिए देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर किसी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर यानी जो सामान प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके लिए इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्यों। एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल इट। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसे भाव तय करना होता है, उसे प्राइस डिटरमाइन करना होता है कि कितने में वो बेचेगा, और इसके लिए उसे बहुत सारी जानकारी जुटानी पड़ती है। उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि बॉस क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, कितना खर्चा प्रोडक्ट को बनाने में जाएगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, उसे ये ध्यान रखना होगा कि डिमांड कैसा है, डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी अगर डिमांड में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, तो he will fix up a higher price and vice versa. The concept of elasticity of demand is also useful to a monopolist to practice price discrimination। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोड्यूसर के एंगल से सोचिए, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत इनइलास्टिक है, बदलती नहीं है, उसे पता है लोग इसे खरीदने ही वाले हैं, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे प्रोडक्ट के प्राइस को हायर ही रखेगा। साथ ही साथ एक मोनोपोलिस्ट, एक ऐसा व्यापारी जो जानता है कि कोई और कंपटीशन में नहीं है, उसके लिए भी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है, और वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, यानी किसी से ज़्यादा और किसी से कम मोल तोल कर सकता है, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट टू अ प्रोड्यूसर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अ प्रोड्यूसर। बढ़ते आगे, हमारा अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का काम है योजनाएं बनाना, पॉलिसीज़ बनाना। तो योजनाएं और पॉलिसीज़ बनाने के लिए अलग अलग तरीके से इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के काम आता है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Those commodities whose demand is relatively inelastic, once again दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका डिमांड इनइलास्टिक है, बदलने वाला नहीं है, will be taxed more because it will not affect their demand much। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लिकर, शराब जैसी चीज़ें जो हैं, इनके ऊपर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि सरकार को पता है कि जो हैबिचुअल गुड्स हैं, ऐसे गुड्स का डिमांड कम नहीं होने वाला है, जो एडिक्ट हैं वो इन्हें खरीदेंगे ही, फिर वो प्राइस ज़्यादा भी क्यों ना देना पड़े, और इसीलिए टैक्सेस जो हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। दस ये बहुत इजीली समझ में आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
इनकी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि पता चल सके कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, और इसीलिए इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजेस। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, लैंड, ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, क्योंकि ज़मीन जो है बहुत कम बची है। बहुत जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स बनते जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि फ्लैट्स के दाम आसमान को छू रहे हैं, और इसीलिए रियल एस्टेट बहुत बूम पर है। ऐसी चीज़ों में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फैक्टर प्राइसिंग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपरली समझा जाए। यस, a higher price as compared to those having elastic demand। जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है उनके लिए हाइयर प्राइस, और जिनकी इलास्टिक है यानी चेंज हो सकती है उनके लिए कंपैरेटिवली लोअर प्राइस रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स कैन आस्क फॉर हाइयर वेजेस if the demand for the product produced by them is relatively inelastic। अब वर्कर्स यानी लेबर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर इन्हें लगता है कि जिस प्रोडक्ट को ये लोग प्रोड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं उसकी डिमांड जो है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो ये लोग हायर चार्ज कर सकते हैं अपने वेजेस, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बदलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है फॉरेन ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन ट्रेड में भी इलास्टिसिटी बहुत मैटर करती है। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक याद रखिए। जिसमें बदलाव आता है उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस कर सकते हैं, लेकिन जिसमें चेंज नहीं आने वाला है, डिमांड चेंज नहीं होने वाली है, तो ऐसे में हाइयर प्राइस रख सकते हैं। और फॉरेन ट्रेड में भी अक्सर यही देखा जाता है। अब जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, कई कंट्रीज़ जो हैं जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती, वो ओपेक नेशन से ऑयल परचेज करती हैं, ऑयल खरीदती हैं। इंडिया भी बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, मंगवाता है सऊदी के कई कंट्रीज़ से, और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे कंट्रीज़ जो सऊदी के कंट्रीज़ हैं या ओपेक कंट्रीज़ हैं, उन्हें पता है कि बॉस इसका प्राइस मिलने ही वाला है, डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन रेज देयर प्राइजेस। मतलब उन्हें पता है कि हमारा प्रोडक्ट तो बिकने ही वाला है, लोग लेने ही वाले हैं, इसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो प्राइजेस बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट इज ओपेक हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। कई बार भाव जो है ऑयल के बढ़ते रहते हैं, फिर भी देश खरीदते हैं क्योंकि ऑयल की डिमांड ही इतनी है। The concept is also useful in formulating export and import policy of a country। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट है पब्लिक यूटिलिटीज़। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक यूटिलिटीज़ यानी आम सेवाओं के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे रेलवेज जैसी सुविधाएं, इनके अंदर जो है डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करने ही वाली है। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक रेलवेज विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन। अगर इलास्टिक है तो वंस अगेन सरकार उस पर कुछ एक्शन ले सकती है, अगर इनइलास्टिक है तो सरकार उसे सब्सिडाइज कर सकती है, या सरकार अपने हिसाब से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, इसका ध्यान रखते हुए उस पर योजना बना सकती है। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पब्लिक यूटिलिटीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। आपके टोटल खर्चे का एक छोटा सा हिस्सा। दोस्तों, अगर हिस्सा छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिस्सा बड़ा है, आपके खर्चे का ज़्यादातर हिस्सा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या एक कमोडिटी को खरीदने में जा रहा है, तो उसकी डिमांड पर आप असर थोड़ा सा पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके टोटल एक्सपेंडिचर में प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने का कम है, जैसे हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे हमारा एक्सपेंस होता है, उसमें से न्यूज़पेपर खरीदने पर छोटा अमाउंट जाता है, थोड़े से पैसे जाते हैं, तो अगर न्यूज़पेपर के अंदर कोई हमारा डिमांड जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, इसके कंपैरिजन में अगर कोई और प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा डिमांड में असर पड़ सकता है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन्स इनकम इज स्मॉल, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर्स, इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ लार्ज, यानी खर्चा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो हम कई बार सोचेंगे, और देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक, यानी डिमांड पर असर पड़ सकता है। हम सोचेंगे कि कोई चीपर सब्सटीट्यूट ले लें या कोई दूसरे प्रोडक्ट को खरीदें जहाँ पैसा
कम लगे। तो इस प्रकार दोस्तों 6 पॉइंट का ये आंसर हमने अभी अभी देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर दोस्तों चैप्टर नंबर 3 भी हो जाता है खत्म। और हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाले हैं चैप्टर नंबर 3B के नोट्स, जो आप आसानी से डाउनलोड करके अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमने एक स्मार्ट PDF बनाया है जिससे आप आसानी से पूरे चैप्टर को ऑन द गो रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।